एकदम से पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे निकल के आएंगे। वो जो एक बच्चा लेक्चर खरीदता है, पूरा मोहल्ला देखता है, वो मामला खत्म हो जाएगा। उसमें सब बंदा आके नए सिरे से लेक्चर खरीदेगा, और कुछ वो फ्री वाले लेक्चर खत्म हो जाएंगे। तो दो अटेम्प्ट बड़ी साफ सुथरी होंगी, जो कॉलेजेस को बड़ा फायदा होगा। उसके बाद फिर फ्री वाले आ जाएंगे लेक्चर, और फिर माशाल्लाह उसी तरह हम लोग अपनी कॉस्ट सेविंग के मामले में इंशाल्लाह। डेविड, पी लो क्या फोर। तो थोड़ी सी हम नई स्कीम के बारे में मेरे बच्चे आज बात करेंगे। कुछ सवाल हैं जो मोस्टली बच्चे के दिमाग में होंगे, कोशिश करेंगे 15-20 मिनट के अंदर इसको खत्म करें और अपना पढ़ें, क्योंकि ये बातें तो होती रहेंगी मेरे बच्चे। और आई कैब ने कौन सा भी कोई ट्रांजिशन पॉलिसी दे दी है अभी, सारे हमारे जिसको कहते हैं क्या कहते हैं वो अंदाजे ही हैं। अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जितने बाकायदा कॉलेजेस ने तो ऐसे अरेंज कर करके क्लासेस कराई है नई स्कीम के ऊपर, जैसे आई कैब ने उसकी प्रॉपर ट्रांजिशन पॉलिसी सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं बताया क्या। हाँ, ये तसल्लियां दे रहे हैं, और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बेहतर यही था कि जो भी तरतीब चल रही है उसी तरह चलने देते। हाँ, थोड़ा बहुत एक एक मोटी मोटी 2-3 बातें थी, बस वो बता देते 1 सेकंड के अंदर। उसमें 1.5-2-2 घंटे की क्लासेस रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बहर जो भी हो, हर बंदा, आपको पता है कि चीज़ें यहाँ पे कुछ और हैं, या कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर मामला किसी और तरफ चले जाते हैं। तो बेटा एक तो हल्की सी डिस्कशन करेंगे अभी जो हमारे से रेलिवेंट है। उसके बाद हम ये बिलो सीलो वगैरह जो है सब्जेक्ट ये क्यों पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज मार्क डिटेल, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे बच्चे बेसिक से, इन सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले जरा नई स्कीम के बारे में जरा देखिए। अगरचे रेलिवेंट नहीं, लेकिन फिर भी वही बात कि चल रहा है मार्केट के अंदर, हमने कहा कि 2 मिनट हम भी लगा देते हैं। तो नई स्कीम में वैसे कभी हम देखते हैं कि जब एक स्कीम चेंज हुई थी 2014 के अंदर, ऑटम 2014 में एक नई स्कीम आने वाली थी उस वक्त था क्या, हमारे 4 मॉड्यूल थे। यानी कि ऑटम 2014 तक हमारे 4 मॉड्यूल से, यानी कि 6 मॉड्यूल थे वैसे तो, जो हमारे लेवल के कैफ लेवल के। जब मॉड्यूल डी तक पास कर लेते लोग सी इंटर कहलाते थे। यहाँ पे जो बी लॉ और सी लॉ थे, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे मेरे बच्चे। बी लॉ यहाँ पे जिसको हम मर्केंटाइल लॉ भी कहते थे, वो मॉड्यूल बी में था। और सी लॉ उस वक्त मॉड्यूल डी में हुआ करता। ये बात हो रही है आटम 2014 से पहले की। और जब ये आटम 2014 में स्कीम आ गई, तो उसके बाद इन्होंने आई ने क्या किया, आटम 2014 के अंदर नई स्कीम में इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके एक पेपर बना दिया, जिसका नाम रखिए बिजनेस लॉ। यानी कि बिजनेस लॉ का जो कंबाइंड पेपर का जो पहला जन्म हुआ था, वो कब हुआ था, 2014 के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि आज इसकी 10 साल उम्र होगी वैसे। लेकिन फिर भी लेकिन आई कैब माशाल्लाह, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे, बुजुर्गों को कोई बात आपको पता ही है, ये इनकी याददाश्त भी कोई इतनी पक्की नहीं होती। माजरत के साथ ये भूल जाते हैं कि पीछे हमने कुछ दिनों पहले क्या किया था, या गजनी टाइप के होते हैं। लेकिन अब इनको आई कैब फिर भूल गया। देखो, एसीसी इतने सालों का चला, एसीसी में ये दोनों पेपर कंबाइन है, और शुरू से ही आज तक है। और वो ये नहीं करते कि खिलवाड़ करते हो बच्चों के साथ, आज कुछ और कर दिया। वेले हैं नौकरियां बजाने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ करके रखना। कोई पक्की स्कीम नहीं बनानी। जो देखो, दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हम सबसे ज्यादा पेपर पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जो अकाउंटेंसी के अंदर दुनिया के अंदर उठा के ले आओ। और इस दफा इन्होंने 2 पेपर कम करके उसकी भी प्रॉपर मार्केट कर रहे हैं। देखो हमने कितना बड़ा एहसान किया। हमने 21 से पेपर कम करके, मान लो कि उसको 18 कर दिए या 19 कर दिए, हमने 2 पेपर कम कर दिए। और हर वक्त ना डरते रहते हैं। वो कहते हैं "ला, ये पेपर कम कर दिया तो हमने तो पढ़ा था"। अब तो बनाने स्कीम बनाने वाले देखो क्या कमाल का सोचते हैं। वो कहते हैं "अच्छा ऐसा करते हैं, ये पेपर इस पेपर का कोई मामला नहीं, इकोनॉमिक्स खत्म करो यार"। इकोनॉमिक्स का क्या करना है बच्चों, कहता है "तो तूने नहीं पढ़ा था, फिर तो 2 अटेम्प्ट भी लगी"। कहता हाँ। कहता अब ये बच्चों को तो बगैर पढ़े को देने जा रहे हैं। ये तो सोचे नहीं, ये रखेंगे इकोनॉमिक्स है। तो फिर आई भी खत्म कर दो यार। कहता है आई भी मेरे बच्चे ने पहली अटेम्प्ट दी थी, वो फेल हो गया था, है? मैं चाहता हूँ बाकी के बच्चे ऐसे ही पास हो जाए, बगैर पेपर दिए आ गया नहीं। तो उसने क्या किया, दोनों को रखेंगे ऐसा करते हैं, नई स्कीम में दोनों को मर्ज कर देते हैं। हाँ, कहते हैं ये आइडिया अच्छा। यानी कि इन देखो, जो चीज है ही नहीं रेलिवेंट, उसको गोली मारो। है? अब ये सोच रहा है कि बच्चा जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा ना, उसके बाद दुनिया जहान का नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो सकता है हमारी आर्मी इसके अंदर मुताले पाकिस्तान भी ऐड करवा दे, पुराने वाले है, नई वाली तो बड़ी अजीबो गरीब है, लेकिन हो सकता है पुराने वाले को कहेंगे मुताले पाकिस्तान के बताना चाहिए, पाकिस्तान में इन्होंने नौकरी करनी है। तो खैर, बुजुर्ग बुजुर्ग है, यकीन कर ले माजरत के साथ, इंतहाई इसको कहते हैं ना कि कौन सा जहन होता है वो, जो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। चलो बाइसनेस कह लो, इनके अंदर बहुत ज्यादा बाइसनेस है माजरत के साथ। यहाँ पे जब आए थे, बड़ी बड़ी डिस्कस हुआ कि सर कोई और है दुनिया के अंदर क्वालिफिकेशन जिसमें इतने पेपर हो। कहता हाँ, इस दफा हम 2 कम कर रहे हैं, लेवल हो गया। उसके बावजूद हम टॉप पे हैं। लेकिन भारत इन्होंने क्या किया, इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके एक बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चे नई स्कीम आई 2021 के अंदर, इनको लगा के लाए ये तो हमने गलत कर दिया, ये दोनों पेपर इकट्ठे नहीं होने चाहिए थे। इनको दोनों को क्या कर दिया, फिर अलग अलग कर दिया, बिजनेस लॉ और सी लॉ। फिर अब नई जो स्कीम जिसके चर्चे हो रहे हैं मेरे बच्चे, जो एजुकेशन स्कीम 2025 आ रही है, इन्होंने सोचा है ये दोनों अलग अलग कितने बुरे लग रहे हैं, इसको क्या करो, इन दोनों को इकट्ठे करके फिर मर्ज करो। अब हम क्या होने जा रहे हैं, दोबारा से मर्ज होने जा रहे हैं।
तो ये देखो आपने बिल्कुल, ये लोग अपने डीएनए के मुताबिक चल रहे हैं, इनका डीएनए बन रहा है मेरे बच्चे। ये जो आई कैप के लोग हैं ऐसे होते हैं ना, डीएनए की शक्ल। माजरत के साथ आपको लगेगा सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, बेटा दुख ही इतना है, कर क्या रहे हो अभी तक है, बस अपना इनका टेन्योर होता है, उस टेन्योर के अंदर कुछ ना कुछ करते हैं। बुजुर्ग है, इंतहाई बुजुर्ग है। और आपको पता है बुजुर्गों में एक वो निशानी होती है कि उनको होता है ना कि उनको कोई कह देना ये चीज गलत हो, कहना मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आप कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। तो वो अपनी गलती कभी मानते भी नहीं, और माने क्यों, क्योंकि बुजुर्ग गलती करते ही हैं। हम तो पूरा पाकिस्तानी बुजुर्गों के कहने पे चल रहा हूँ, ऐसे ही ना। खैर, तो ये मेरे बच्चे, एक तो ये दोबारा से अब इसी तरह ये पेपर क्या होने जा रहा है, ये मर्ज होने जा रहा है और एक नया पेपर बनने का। बस दुआ करोगे इस पेपर के अंदर। देखो जब ये पहला ये वाला पेपर था, ये जो चला आ रहा था, ये जब दोनों को इन्होंने इकट्ठा किया था यहाँ पे, शुरू के अंदर तो ये अलग-अलग ही था वैसे, यानी कि सारे का सारा सब्जेक्टिव था। इन्होंने आखिर पे जाके इसकी जो 2000 कोई 19-20 के अंदर जाके इसके एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब एमसीक्यूज 30 नंबर के एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाए, उस 30 नंबर के एमसीक्यूज की वजह से इसका रिजल्ट काफी अच्छा हुआ। अदरवाइज इससे पहले जो रिजल्ट है वो भी मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बहुत गंदा, क्योंकि बी लॉ सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए 30 नंबर के एमसीक्यूज की वजह से इसका रिजल्ट बेहतर होगा। बस दुआ करो। लेकिन आपने क्यों दुआ करनी है, आप लोग तो अभी पढ़ रहे हो हैं, ये तो नए आने वाले बच्चों का मसला है ना, अगेन मसला तो फिर आपका नहीं। आप तो फिर नहीं चाहेंगे कि किसी तरह के एमसीक्यूज हैं जो भी हो, आप तो कहेंगे सारे का सारा सब्जेक्टिव हो, क्योंकि आपने तो इस अटेम्प्ट भी देना है। तो बाकी लोगों को तो मुश्किल भी होने चाहिए मेरे बच्चे, वो तो परेशान ही होने चाहिए, जो आसानियां वो सारी की सारी मेरे लिए होनी चाहिए। तो दुआ करो मेरे बच्चे, चले आपने नहीं करनी, लेकिन जो नए बच्चे आने वाले वो दुआ करें, ये जो नया पेपर मर्ज होगा इसके अंदर 30 नंबर के ही एमसीक्यूज। अमीज यही है, लेकिन हो सकता है कि आप उसको 15 नंबर के ही रखें जैसा बाकी पेपर्स के अंदर। अगर वो 15 नंबर के एमसीक्यूज हुए तो मेरे बच्चे बहुत खतरनाक पेपर, इतना खतरनाक उसका रिजल्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो पहले जब ये इकट्ठा था कि पेपर कितना खतरनाक था। खैर, अब उसके बाद एक हल्की सी डिस्कशन इसके ऊपर कि ये आपको पता कि नई स्कीम में अब अगेन पेपर हमारे 8 ही। देखो एक पेपर बीच में, दो पेपर को मर्ज करके ना कम हो रहा था, है? एक आधा पेपर वैसे ही कुछ उड़ाने जा रहे थे, कुछ छह पेपर का इरादा था इनका कि 6 पेपर कर देते, क्योंकि FAR 1 और FAR 2 को मर्ज करने जा रहे थे, व्हील और सीलॉ को मर्ज करने जा रहे थे। ये पहले ये स्कीम थी कि हम FAR 1 खत्म करेंगे और इन दोनों को मर्ज करके एक पेपर बना देंगे। लेकिन अगेन मेरे बच्चे वही बात कि उनको चलो वो तो किसी हद तक लॉजिकल भी, इट्स ओके। FAR 1 जाहिर बात है, बच्चा पीछे इंट्रो पढ़ के आएगा, एकदम से FAR 1 FAR 2 का कंबाइंड पेपर बड़ा हैवी होता है। तो ये अच्छा उन्होंने सोचा, उसको दोबारा रख लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि 8 पेपर हैं ग्रुप ए और बी के अंदर, हम चाहते हैं 8 के 8 भी रहें। उन्होंने क्या किया, बीलो सीलो को दोनों को मर्ज किया, जब वो पेपर साथ रह गए, मर्ज करने के बाद उन्होंने कहा कि लैब ये तो कमी आ गई एक पेपर में। फिर बुजुर्ग बैठे, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि लैब हम ऐसा करते हैं, सारा जो नई दुनिया में हो रहा है ना वो यहाँ पे बच्चे को सिखाते हैं, हम एक नया पेपर ऐड करेंगे, डाटा सिस्टम और रिस्क। तो ये उन्होंने ग्रुप ए के अंदर एक नया पेपर ऐड कर दिया। अब जस्ट आपको ये बताने का मकसद है कि मेरे बच्चे, चांसेस हैं, जो डिस्कशंस हैं बात बात हो जाती है वहां पे मीटिंग में, जब आई कैप के साथ हो रही होती है उसमें समटाइम ये डिस्कशन आ जाती है कि अब ये देखो आई कैप ना, कुछ पेपर बीच में कोई खत्म हुआ पेपर, कोई खत्म तो नहीं हुआ, वैसे 2 मर्ज हुए हैं, कोई खत्म नहीं हुआ, फिलहाल तो खत्म नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इस पेपर की ना किसी को कोई एग्जाम्पशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन एग्जाम्पशन देंगे, वो कहते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, जिस बंदे का ग्रुप ए पास होगा ना, जब ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी, जिस बंदे का ग्रुप ए पूरा पास होगा उसको ये नया पेपर देने की जरूरत नहीं होगी। जो आज अभी वाला ग्रुप है, जिस बंदे का पूरा ग्रुप ए पास हो, चांसेस हैं, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में पूरी की पूरी बातें हो रही है वो किस पे हो रही है, चांसेस की बेस पे। तो ये भी एक डिस्कशन में है कि अगर किसी बंदे का ग्रुप ए आज के दौर का ये पूरा पास हुआ, तो उस ग्रुप ए में ऐड होने वाला नया पेपर उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसका ग्रुप ए पास है तो उसका ग्रुप ए पास ही कंसिडर्ड होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें नया पेपर आना, तो मौजें लग जाएंगी अगर ग्रुप ए पास कर लिया। इसलिए जब आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो कोई एक आधा पेपर ही रहता है ग्रुप ए का, तो फिर तो उसको लाजमी दो। लेकिन अगर वो पूरा ग्रुप ए भी पड़ा हुआ है, तो कोई बंदा चांस लेना चाहता हो, थोड़ा सा जज्बाती बंदा हो, तो मेरा ख्याल है कि उस ग्रुप ए को रख सकता है वो पूरे का पूरा। क्योंकि बी लॉ को तो सब्जेक्ट उस तरह का ना समझें कि आप ये तंग करेगा, ये बी लॉ क्लास में भी काफ़ी है, आधा पौना घंटा जाके रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास में जिस तरीके से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसमें हर रोज पिछला रिवाइज हुआ करेगा, तो इस होगा नहीं इस तरह का मामला कि इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो। तो टेक्स्ट भी इतना हैवी सब्जेक्ट नहीं, आ जाके R1 और कॉस्ट इस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत चाहिए होगी। मेरा ख्याल है कि अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत के साथ। लेकिन बहरहाल ये अगेन आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, हर बंदे का अलग अलग प्रोसेसर होता है, किसी का तेज होता है, किसी का स्लो होता है। ये ना हो कि एक स्लो प्रोसेसर वाला 4 पेपर रख ले और माशाल्लाह वो प्रोसेसर काम करना जो थोड़ा बहुत स्लो है वो भी चला जाए। तो इसलिए मेरे बच्चे सोच समझ के फैसला कीजिएगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि जिसका ग्रुप ए अभी वाला पास होगा उसको शायद नया पेपर नहीं देना पड़ेगा। बाकी एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कॉस्ट नहीं उठा के, वो ठीक है, वो जब नए आएंगे उन्हीं के लिए है,
फिलहाल हमारे लिए बाकी कोई इस तरह की काम की चीजें नहीं है। यही एक थोड़ी सी काम की बात थी। अब अगली बात आती है कि सर बीलो सिलो अभी क्या है, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं, आपको पता है कि इस समय बीलो सिलो वो अटेम्प्ट ही नहीं दे रहे। वो कहना कि जब वन ही एक जाना है तो हम क्यों पढ़े इसको लगा लगा। एक इस सब्जेक्ट में ये जो हालात हैं उसकी एक वजह ये भी है कि लोग इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्टेड ही नहीं। अभी हो सकता है कल एक दो यहाँ से मजीद गिर जाए, वो कहेगा ठीक है भैया मैं भी जा रहा हूँ। ये तो सर ने अच्छी बात बताई। अच्छा लोग ये सोच रहे हैं, मैंने तो सोचा नहीं था ये है कि बीलो सीलो तो आगे मर्ज हो गए कौन जाएगा, तो मैं भी एक ही दूंगा, मैं दो क्यों दूँ। मेरे बच्चे देखो, जब नया पेपर आएगा उस पेपर नए पेपर के दो हिस्से होंगे। उसका एक पार्ट ए होगा, उसका एक पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए बी लॉ का 50 नंबर का और पार्ट बी सी लॉ का 50 नंबर। तो जिसने अभी बी लॉ ये वाला पास किया होगा तो डेफिनेटली मेरे बच्चे वहां पे वो उसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये एग्जाम्प्ट होगा और ये वाला हिस्सा अटेम्प्ट होगा। लेकिन बेहतर तो यही है कि हिम्मत करके इस दफा बी लॉ सी लॉ दोनों दे दिए। बेहतर यही हिम्मत करके देखो, है तो अगेन वही हिम्मत। अगर आप ग्रुप ए पूरा नहीं देने जा रहे हैं, पहले ही कोई 3 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि उसमें बी लॉ सी लॉ आगे मत होके वैसे भी एक होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी भी हम इसके साथ एक वाला सलूक कर सकते हैं। तो अगर आपका मन करे तो शायद उसमें अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो ये बेहतर है, वो पूरे के पूरे पेपर से जान छूट जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बहर अलहदा भी करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आई कैप वो एमी 1% चांस है कि आई कैप क्या करते हैं, बी लॉ पास वालों को पूरे का पूरा नया बी लॉ एग्जाम कर दे, वो 1% चांस है। लेकिन 99% क्या होगा, वो आधा पोर्शन एग्जाम होगा, क्योंकि पहले भी इसी तरह था। पहले आखिर तक एक एक अगर आप देखोगे ना पिछली कोई 21 से पहले, अब वो देखोगे तो उसमें एक पेपर ऐसा भी होगा जिसमें 7 बच्चे अपियर हुआ करते, 7, 12, 13 इस तरह के पेपर। वो मेरे बच्चे को सीलॉ का आधा पोर्शन था, 50 नंबर वाला। जो जब स्कीम 2014 आई थी उसके बाद मेरे बच्चे इन्होंने जब ये किया था यहाँ पे, तो वो अलग अलग हो गए थे। जब ये अलग अलग हुए थे तो जिन लोगों को उस वक्त बी लॉ पास था वो सिर्फ कौन सा अटेम्प्ट करते थे, जब कंबाइन हुए इसके अंदर वो सिर्फ सी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट करते थे। खैर ले बेटा, अब हम अपनी दोबारा बात कोई वैसे किसी की एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड सिर्फ कैफ से रिलेटेड। पीआरसी में क्या होने जा रहा है, हमारे काम का होनी, हम कैफ में पहुंच गए। सी फैब में अभी क्या है वो दूर का मामला है। उस वक्त तक और पता नहीं कितनी स्कीमें बुजुर्ग अनाउंस करेंगे। तो इसलिए गोली मारो इस बात को, अभी सोचने की जरूरत ही नहीं, जो है करंटली बस उसको देखो। तो अभी कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ लो, अदरवाइज जी बेटा। तो फिर रिजल्ट के बाद सीला स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें देखें दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमारे नए बैचेस शुरू होंगे, जिसको हम फास्ट ट्रैक है दिसंबर। हालांकि वो फास्ट ट्रैक भी उसके 1 महीने बाद, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू होता है। तो ये सब्जेक्ट इसकी इतनी औकात ही नहीं है, ये बड़ी आसानी के साथ 1.5-2 महीने के अंदर तैयार हो सकता है। अभी आप अपने इन सब्जेक्ट्स को लेके चलें, अगर मन करे तो उस वक्त सोच लीजिएगा उसको, है। लेकिन ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। इसका इतना सिलेबस है ही नहीं। अगर सिलेबस इतना होता है ये दोनों को, हाँ कुछ आगे जब मर्ज करेंगे थोड़ा सा सिलेबस कम कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो उनको सिरे से निकालना। शुरू करें अपना, मेरा ख्याल है कोई और सवाल हो किसी का। ले बेटा, तो हम सीए के अंदर बिजनेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, जबकि हम तो अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। वही बात मेरे बच्चे, बुजुर्ग चाहते हैं कि आपको कानून का भी पता हो। तो कानून का पता रखने के लिए बच्चे को देखो, हो सकते हैं इंसान से और गलतियों की माफी भी होती है, लेकिन याद रखिएगा अगर हम अपनी गलती लाजमी आपको जो भी सजा होती होगी वो मिलेगी, क्योंकि इसकी गलती की माफी। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको उन्होंने कहा कि देखिए आप या तो अपना कारोबार करोगे या किसी और को देखा कारोबार करेंगे। कारोबार में भी आपको यहाँ पे इसके अंदर बताया जा रहा है। आपके आप जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हो, आप जो लीगल इश्यूज हो, ये नहीं बेटा को लीगल इशू हुआ तो आप अदालत में जाकर खुद केस खड़ा करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे ये लीगल इशू वो आपको लीगल लीगल इशू नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप लीगल इशू आपको वाकई लीगल बताए, यहाँ पे कानूनी जिंदगी हो सकती है। बेहतर यह है कि ये फैसला करने से पहले मैं क्या करूँ, किसी वकील से मशवरा करूं। इतना कानून ये सारे वकीलों में लड़ने में कुछ है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो जब मैंने यहाँ पे बिल पास कर लिया फिर सीधा काला कोर्ट, और उसके बाद जब भी कोई केस हुआ करेगा हमारे वहां पे कंपनी में तो मैं खुद ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उसके एक और ये वजह है आपको बताने की, आप बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब आप कैश पास करोगे आप किसी फर्म कर जाएंगे। जब फर्म में जाओगे फर्म के जो भी वहाँ पे पार्टनर होगा उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है सारे दिन साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर बच्चे वहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा हम सीख लेंगे यहाँ पे
अगर इस क्वांटिटी का खिलाफ नहीं करता है तो मेरे बच्चे उस खराब और सही को उसके खिलाफ तो निकल गई। आपको पता चलेगा कि ये लेकिन वो है बच्चा। अब कम से कम यहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा कि सामने बच्चा बैठा हो, आप इसके साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और बच्चा कॉन्टेक्ट कर सकता है। बेसिक सी तो बातें आपको समझा दी। लेकिन उसके बाद सिलेबस, क्योंकि अभी तो हमारा पूरे का पूरा बिल ऑफ 100 नंबर का है। अभी इसमें ये 50 नंबर का ये फलाना, तो फिलहाल तो ये 100 नंबर का जो पेपर है इसको बिल्कुल से 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। कि वैसे ये सारी जो चीजें होती है किसी हद तक फजूल होती है कि हमने जब सारा सिलेबस पढ़ना हो, पूरी किताब तैयार करनी हो, उसमें कौन सा चैप्टर ये बेशर्मी होती है जो बच्चे पूछते होते हैं ना, सब वो इम्पोर्टेंट चैप्टर सीए के अंदर देखो चॉइस तो है। या तो बताओ वहाँ पे 8 सवाल आएंगे, उसमें से 5 कर रहे हैं, हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि बच्चे के फलाना फलाना चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि अगर इस ये मुश्किल है, अगर इसमें से आ भी गया तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि आपके पास चॉइस चॉइस तो है कोई। तो जब चॉइस ही नहीं मेरे बच्चे, फिर हम कैसे आपको कह दें कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो मेरे बच्चे इसलिए ये, हाँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जिसको होता है ज्यादा कम टाइम देने के लिहाज से, ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाए। लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह जिस नीयत से हमसे पूछते हैं ना, वो उनकी नीयत छोड़ने की होती है। क्योंकि माशाल्लाह प्यारी आपने ऐसी कमाल की होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा बड़ा दिल लगता है। एक सवाल, क्योंकि सवाल तो होना नहीं होता, बैलेंस शीट टैली होनी को नहीं उसके लिए, लेकिन कोशिश लगी होती है, चैलेंज होता है ना, एक चैलेंजिंग चीज है, हमें करके छोड़ूंगा इसको। तो चाहे उसके लिए 4 10 5 जितने मर्जी घंटे लगे, हम एक सवाल के ऊपर लगा दें। लेकिन ये आपको पता है मासूम सब्जेक्ट होते हैं बेचारे, जिनका कोई वाली बात नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे इसमें कोई चॉइस वाला मामला है। लेकिन ये थोड़ा सा देखिएगा, हमारे सिलेबस के अंदर मेरे बच्चे जो चैप्टर्स हैं वो हैं 18 चैप्टर। ये जो 18 चैप्टर्स को उसने कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया, वो 4 ग्रेड्स। अब इन 18 चैप्टर को हम जरा देखते हैं कि ये हमारे जरा थोड़े से काम की चीज जरा देखिए। जो ग्रेड ए है, जिसको यहाँ पे उसने कहा जो चैप्टर नंबर 1, ये वैसे ही समझा रहा हूँ, इसको ना नोट करने की जरूरत ना वैसे जरूरत ही कौन है मेरे बच्चे। अगर जहां जहां पे जो चीज होती जाएगी मैं खुद बताता रहूंगा कि हमारा ग्रेड ए शुरू हो रहा है, यहाँ तक ग्रेड ए खत्म हो गया या ग्रेड बी शुरू हो गया, जो भी मैं खुद बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो 4 ग्रेड से जो सबसे पहला ग्रेड है मेरे बच्चे, जो ग्रेड ए है उससे चैप्टर नंबर, अब देखो इसकी वेटेज कितने आइडिया 5 4 की बात। और एकदम बड़ी हद तक आपने बताई हुई वेटेज को पूरा कर, इसको मजाक में सुनिए, आइडिया इस चीज को फॉलो करो है ना, एक दो लोग ये चीज हो जाती है, फिर मोस्टली आइडिया इसको फॉलो करो। तो ग्रेड है यहाँ पे शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2 से मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर नंबर 10 तक हमारा मेरे बच्चे शुरू होगा यहाँ पे। नहीं, इसको अभी ग्रेड बी करना है, तो चैप्टर नंबर 5। तो 2 से लेके 5 तक मेरे बच्चे हमारा ग्रेड बी होगा। और 6 से लेके मेरे बच्चे 10 तक हमारा ग्रेड सी होगा। उसके बाद मेरे बच्चे एक हमारा ग्रेड डी है, ये चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 18 तक, ये हमारा ग्रेड डी होगा। और मजे की बात है, अगर पेपर पास करना है खाली ग्रेड डी कर लो, चैप्टर 11 से पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन इस बात की फिर गारंटी दे दो आप एक भी गलती नहीं करोगे। क्योंकि 50 नंबर, 50 55 नंबर तो यहीं पे आ जाएंगे, तो 50 नंबर चाहिए ना आपको। अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो खाली सिर्फ चैप्टर नंबर 11 से लेकर 18 तक कर लो, तो मेरे बच्चे पेपर पास हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बड़ी कमाल की चीज होगी, कुछ गलतियां तो होंगी सर, हम इंसान हैं, तो ऐसा कर लो फिर इस एरिया को भी कर लो, ताकि यहाँ पे जो गलतियां हो वहां पे कवर हो जाए, आप उतना नहीं दे पास करें। मान लो कि आप वहां से 15 नंबर खो दिए आप उससे, इन चैप्टर में से, आखिरी 10 में से, तो 15 नंबर यहाँ से हासिल कर लेना आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि 5 7 नंबर तो वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। खैर ये चीजें हम आगे जाके सीखेंगे, जस्ट बताना। अच्छा मेरे बच्चे जरा देखिएगा, ये जो ग्रिड ए का एक चैप्टर है ना मेरे बच्चे, इसका अगले चैप्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। ये स्टैंड अलोन चैप्टर, ये यहीं पे शुरू होता है यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका कोई आगे कोई इस तरह का जिक्र नहीं। जो ग्रिड बी सी और डी, इनमें मेरे बच्चे कुछ चीजें हैं। जैसे ग्रिड बी देखो, यहाँ पे एक लफ्ज दोनों में मुश्तरक है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1812, ये दोनों में मुश्तरक है। कॉन्ट्रैक्ट आज हम ये पढ़ना शुरू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये बनता कैसे है। ग्रिड बी ये हमें बताता है या सिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, वो मेरे बच्चे यहाँ पे सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाना शुरू करते हैं वो बनता कैसे, ये पता चलेगा। दो पार्टीज आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, बनता कैसे है लोगों के दरमियान, ये हम सीखेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है मेरे बच्चे,
वो हम ग्रिड सी के अंदर सीखें। यानी कि ग्रिड बी और सी चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमें बताएगा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। और मजे की बात क्या है, अभी हम जो यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, हमारा भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। और मुझे बताओ, ये जो हम इस स्टेज पे हैं, इस ये स्टेज हमारी कॉन्ट्रैक्ट बनने वाली होगी या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाली होगी? क्या लग रहा है? ये तो परफॉर्मेंस शुरू होगी है, आज हमारी क्लासेस शुरू होगी है। बनने वाली स्टेज हमने एडमिशन ऑफिस में पूरी कर ली है, या अभी हम पूरी करेंगे वो ट्रायल बेस वाला जो भी मामला हो सकता है, क्योंकि अभी आप कहीं तो कहते हैं ट्रायल बेस पे रखेंगे। फिर हम ये हो सकता है कि सर ना समझ आपकी आई जो डिपार्टमेंट उसको अपना पड़ा तो सर अपनी बातें इसकी बातें अपना पास करने की बातें जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं, पेपर पास करने की बैठे या मेरे ख्याल से आपका पेपर पास हो जाए तो बच्चे कहते हैं सर आपका कार्य तो ठीक हो गया, गारंटी है कि इसकी वजह से पास हो सकता है। तो तो बोलो इस बात ना, मुझे आपके पास की जरूरत। हाँ आपको मैंने आपसे पूछा कौन काम ले रहे थे कि अच्छी बात हो, उससे आपके पास हो जाएगा। तो नहीं मारो ऐसे ही, सही है ना? इट्स ओके। नहीं सर होना तो चाहिए। मैं आपसे नाम पूछ भी लूंगा। मुझे अपने अपने कई मेरे फैमिली में से मेरे भतीजे भतीजे हैं, उनके नाम भी नहीं आते, याद नहीं रहते साथ में। सच्ची बताओ, मैं आपसे नाम पूछ लूंगा कल भूल लूंगा। ऐसा टाइम तो आप अभी भी जाया कर रहे, वापस आओ लो बेटा। उसके बाद ये अदर क्लास इनका मेरे बच्चे ये बिल्कुल हट के एरिया है, ये बिल्कुल मेरे बच्चे डिफरेंट होगा। सो हम सेकंड इसमें किया ये बिल्कुल बातें थी। याद रखिए। याद रखिए। और ये मेरे बच्चे लेवल सॉल्व करता है। पिछली बार लॉ का पेपर कैसा हुआ करता है? ये देखें, मेरा ख्याल है कि ये दोनों पेपर मर्ज कब हुए थे? 14 में, ऐसे ही है ना? पहले लदा लदा हुआ करते थे 14 से पहले, 14 के बाद ये क्या हो गए थे दोनों? मर्ज हो गए। जब मर्ज हुए थे तो मेरे बच्चे ये उसकी पासिंग रेशो हुआ करती थी। पासिंग रेशो मेरे बच्चे करते 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 एक दफा ये रिजल्ट भी आया। और ये कौन सी टर्म है? स्प्रिंग। अच्छा ये ऑटो दूसरा लिखा हुआ है, स्प्रिंग नहीं। नहीं सर, अच्छा अच्छा ठीक होगा। मैं ये देख ये वाला आटम 2018, तो उसमें सिर्फ 13% रिजल्ट है। और याद रखना उस वक्त एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे, प्योरली मेरे बच्चे हमारा सब्जेक्टिव हुआ करता था। और आई क्या बड़ा परेशान था, आई क्या अपने कॉलेज से पूछा भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, पढ़ा नहीं रहे? हमने कहा हम तो बहुत पढ़ा रहे हैं। आप हमें बताओ कि आप पास करना चाहते हो कि नहीं इनको? आप पता नहीं चेक क्या करना चाहते हो? है बच्चों को, बच्चे बेचारा दिन रात मेहनत करते हैं और आप देखो बच्चों के रिजल्ट क्या दे रहे हो। खाली यही नहीं, इसके पीछे भी कौन से कमाल हुए हुए हैं, 18%, 20%, ये तो रिजल्ट ना हुआ है। उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको आज के दौर में इस तरह के कैफ के किसी पेपर में इतने गंदे रिजल्ट कभी नजर आ रहे हैं। है, लेकिन उस वक्त था और आई कैफ बड़ा परेशान हुआ इस चीज को लेकर कि ये तो लगातार हम बच्चों को आगे पास करना चाह रहे हैं कि बच्चे आगे आए, लेकिन बच्चे तो आगे आ ही नहीं रहे, इस पेपर में फंसे बैठे हैं। तो यहाँ पे फिर कॉलेज ने उनको मशवरा दिया, बच्चों को आता है लिखने में दिक्कत हो रही है, आप ऐसा कर दो बच्चों को एमसीक्यू दे दो। बच्चे आपको नॉलेज चेक करना चाहते हो ना, तो भाई नॉलेज आपको चेक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बात अच्छी है, उन्होंने एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाए। जब एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए तो मेरे बच्चे पहली पहली अटेम्प्ट थी एमसीक्यूज की, लेकिन वो था भी कोविड की निगाह में, मेरे बच्चे वो कॉलेजेस की प्रॉपर क्लासेस नहीं हो सकी, कोविड शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और पहली दफा हिस्ट्री से रिजल्ट ज्यादा है, 35%। ये पहली पहली अटेम्प्ट थी जब आई कैप ने एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन वो साथ ही कोविड भी था। उसके बाद मेरे बच्चे देखें रिजल्ट बढ़ के 43% भी। और फिर मजीद अगर हम देखें उसको, तो मेरे बच्चे ये बढ़ता बढ़ता माशाल्लाह कम होता होता दोबारा 30 पे, और फिर 45% पे भी। और ये जो लेटेस्ट, नहीं लेटेस्ट किधर, लेटेस्ट बोले मारो बाकी, ये मेरे बच्चे हमारे दो लेटेस्ट रिजल्ट, तो 34%। इसका मतलब अगेन बहुत अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ने पढ़ना फ्री का, बच्चे ने पढ़ना यूट्यूब से, बच्चे ने पढ़ना अपने दोस्त के कहीं से लेक्चर ले लू के। तो मेरे बच्चे जो भी हो, क्लास का एक एनवायरनमेंट होता है। देखो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, इसमें एक जिम्मेदारी होती है, इसमें कहीं ना कहीं आप किसी के साथ अटैच हो, और आपको पता है कि कुछ टेस्टों का सिस्टम होता है, इन सारी चीजों का फर्क है। अगर आपको लग रहा है कि अगर फ्री फ्रू के ले लोगे, कोई एक आध एक्सेप्शन होती हैं, कुछ पास हो जाते हैं, फिर वो आगे कहते बोला तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कॉलेज में जाकर मैं ऐसे ही बात करूँ। वो 20 लोगों को उस पर लगा देता है, लेकिन मेरे बच्चे उन 20 का क्या रिजल्ट है ये तो कभी उनसे पूछा जाता है। तो ये चीजों का बड़ा फर्क होता है कि थोड़ा देखो कॉलेज मुनासिब फीस के अंदर भी पढ़ा देते हैं, इस जस्ट अपनी एक रूटीन बनाने के लिए। थोरेटिकल कोई भी पेपर हो आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि खुद तैयारी कर लें, टाइम का मसला है। ये नहीं कि लाइन लिखी हो सामने, इंग्लिश में लिखी हो और आपको उसकी उर्दू करनी नहीं आती,
आप तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट इतनी जबरदस्त है, वो जो भी ऊपर लाइन लिखेंगे उसके नीचे एग्जाम्पल भी दे पेपर हमने लिखा क्या है। यानी कि आपको टीचर की जरूरत नहीं होगी सिर्फ, आप खुद से पढ़ के पेपर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे को होता है कि हाँ लेक्चर हमने ले ली कहीं से पिछली बार, और वो होता है कि करनी पड़े लेकिन बात अब आखिरी दिनों में जाकर आप बोल रहा हूँ स्पीड पर रखता हूँ, स्पीड पर रखूँ क्या मैं आगे लगना भी बदल याद है फिर उसको गैर जरूर बेहतर होने की नजदीक था because of MCQs. ये MCQs जो 15 में MCQs का पेपर करता है, ये ऐसा मालूम नहीं होता, तो उसके बाद में खाता है। ये बट रीजन ऑफ फेलियर क्या हो सकता है? थ्योरेटिकल पेपर कोई भी, उसमें जो भी रीजन ऑफ फेलियर होता है सबसे बड़ा कि बच्चे के साथ साथ आगे चलते जाएंगे और साथ साथ भूलते भी जाएंगे। ये मेरे बच्चे, ये किसी एक बच्चे का मसला नहीं। खबरदार अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर ये मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं नहीं, ये हर बच्चे के साथ हो। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम पीछे भूलते जाएंगे, इसलिए हमारी यहाँ पे क्लास ये सब प्रॉपर। लेकिन ग्रुप ए वाले भी आपको पता ही है, पता नहीं आप लोगों ने कोई पेपर दिया है कि नहीं? शायद कोई दे रखा हो। मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चे, आपको पता ही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात खराब। तो ये आपके एंड से भी आपका इंटरनेट का भी इशू हो सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि लेकिन मेरे बच्चे पाकिस्तान में इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये आवाज़ का इशू हो। बाकी बच्चे बता दें कि किसी और का कोई इशू है इस तरह। चलें खैर, डेविड, तो ये हमें पता चल गया कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रखने का तरीका कार क्या होगा, उसको रिवाइज करें। और कितनी दफा एक चैप्टर रिवाइज करें, जब मैं पढ़ रहा होता था और थ्योरी का सब्जेक्ट, एक अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, एक थ्योरी का सब्जेक्ट रिवाइज करता था, वो किताब अटेम्प्ट लग के माशाल्लाह पूरा हर अटेम्प्ट है। कभी वो सिलाब में पड़ी हुई किताब को खोल फाड़ जाती है ना। नहीं नहीं, यकीन कर लो, क्योंकि मुझे पता था इसके अलावा हल ही को नहीं है, और उस वक्त तो हालात भी कुछ और हुआ करते थे मेरे तो बेटा कोई इशू हुआ तो जरा देखिए, आज का दिन जरा देखते हैं इसका क्या हल हो सकता है। चलें फिर। मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को आवाज में दिक्कत हो रही होगी। चलें खैर, ऑनलाइन में समटाइम हो ही जाता है, वही बात के इशू हो रही है। चलें, फिलहाल जैसे 15%, 15% में मेरे बच्चे जो एमसीक्यूज होंगे वो 15 नंबर के एमसीक्यूज ही होंगे, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। हाँ एमसीक्यू 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ये ना सोचिएगा 15 एमसीक्यूज,
कोई एमसीक्यू 1 नंबर का भी है, कोई 1.5 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, वो किसी तरह से पूछ लेते हैं। लेकिन 15 नंबर के एमसीक्यूज हों। उसके बाद मेरे बच्चे जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, देखो आई कैप कितना आपका भला कर रहा है, और आपको कह रहा है वो डरा नहीं रहा है। ये नहीं कि पेपर में 40% आपका होगा नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस किसको कहते हैं बोला? आपको याद करने हैं। यानी कि जो किताब आपके पास होगी आई कैप की, आप उसको याद करना है। जो 85 नंबर हैं, 85 का 40% आपका नॉलेज बेस, मतलब 34 मार्क्स का आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैंने आंसर कहाँ से करना है, अगर पढ़ा हो। अगर तो माशाल्लाह पढ़ा ही नहीं तो फिर तो सोचना क्या, फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सोचना नहीं पड़ना, फौरन से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाना है किताब का वो फलाना एरिया है, वो पॉइंट्स पूछे उसने, वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। इसको कहते हैं नॉलेज बेस। यानी कि जो याद किया होगा उसी तरह आप रिप्रोड्यूस कर दोगे। लेकिन मेरे बच्चे एक हमारा एरिया होगा जिसको हम सिनेरियो बेस कहते हैं। सिनेरियो बेस में सिर्फ इतनी की दिक्कत होती है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे साथ साथ हम सिनेरियो बेस सवालों को करने का तरीकाकार भी सीखते जाएंगे। अब तो पिछले उससे कोशिश की मैंने, पहले मैं कभी पास पेपर नहीं करवाया करता था, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर वो पास पेपर भी करवा दिया करें, क्योंकि सर हम वही करते हैं जो आप करवाते हैं, उसके अलावा जो आप कहते हो ना सर वो नहीं करते, लेकिन जो आप करवाते हो वो हम कर लिया करें। तो मैंने वो पहली दफा यहाँ पे पास पेपर करवाने भी शुरू किए, अदरवाइज तो पहले नहीं करवाते थे। तो ये पास पेपर मेरे बच्चे जब हम करेंगे तो उससे भी आपको मजीद सिनेरियो का पता चल जाएगा। साथ साथ हम एग्जाम्पल में किताब वाला उसको भी करते जाएंगे। तो सिनेरियो बेस में क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, बस आपको ढूंढना है गलत क्या है, और हमारी किताब में कहीं इसके बारे में सही क्या है, बस ढूंढना पड़ेगा, वहां पे दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सीधा सीधा जाके क्या करना है, वहां से पॉइंट उठाने वहां पे लिखना है, नहीं नहीं। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन दे देगा आपको, सिचुएशन में कुछ गलत होगा। अब जो गलत है वो देखना पहले गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो इसमें गलती क्या है, कानून की कौन सी चीज की गलती कर दी होगी, और फिर ये सही कैसे हो सकता है, इसको मेरे बच्चे। और अगेन ये जो सिनेरियो होंगे ये सॉल्व होंगे नॉलेज। अगर नॉलेज होगा तो पता चलेगा गलती क्या है और गलती का आंसर क्या हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि ये जो सिनेरियो ना, ये कोई लहदा ही साइंस है। नॉलेज तो लोग कर लेते हैं, सिनेरियो नहीं होता। और बच्चे भी फिर माशाल्लाह जैसे टीचर कहते हैं वैसे ये भी शुरू हो जाते हैं, सर मुझसे नॉलेज तो हो जाता है, सर वो रट्टा तो लगा लेता हूँ, सर वो जो एप्लीकेशन आती है सर मुझसे नहीं होती। मेरे बच्चे ये नॉलेज है, यकीन कर लो, सिर्फ किताब को ही तैयार कर लो, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन खुद ब खुद ही सॉल्व हो। हाँ उसके लिए आपने टेस्ट टूस्ट लाजमी दे दिए, ये ना हो कि सीधा जाके आई आपके पेपर भी ट्राई कर रहे हो तो देखे मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे ये काम नॉलेज तैयार क्या करना, नॉलेज फॉरवर्ड एक एक डेड लाइन के अंदर, उसमें सोचना भी नहीं पड़ता, मैं बार बार बोलूँ। आई कैप ने जो कमिटमेंट कर रखी है ना, आई कैप उसके मुताबिक आपसे लाजमी पूछता है। और बाकी जो होगा मेरे बच्चे कोई 50 मार्क्स के अराउंड सिनेरियो बेस होगा। मेरा ख्याल है कि एमसीक्यूज और नॉलेज बेस यही इतना है कि अगर आप इसको सही कर लो, कोई 5-10 नंबर की कमी बेशी रह भी जाएगी, वो तो कम से कम हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं कि सिनेरियो बेस 30-40 नंबर का फ्राम कर दो, 10-15 नंबर तो वहां से ले लो कम से कम। बात और लेकिन वो होगा ही नहीं ऐसे इंशाल्लाह, जब नॉलेज है तो पक्की बात है। नॉलेज से क्या सॉल्व होना है, सिनेरियो। खाली सिनेरियो करते रहो, नॉलेज हो ही ना, ना नॉलेज होगा ना सिनेरियो, फिर दोनों ही जाए। और नॉलेज हो, यकीन कर लो, याद कर लो समझ के। खाली याद करना, रटे उस तरह के रटे की बात नहीं कर रहा कि आपको लाइन का पता ही नहीं हो इसमें है क्या। समझ के मेरे बच्चे उसको याद कर लीजिएगा, नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा उससे, एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो डरने की मेरे बच्चे कतन कोई जरूरत नहीं, और ना ही ये है कि मैं ही पढ़ाऊंगा तो आप पास कर लोगे, कोई मसला नहीं, आप खुद से भी पढ़ लोगे इंशाल्लाह पास कर लोगे। तो आई कैप की किताब इज मोर देन सफिशिएंट, कर उसको देखते हो। ये ऑनलाइन वाले बच्चों आज जरा थोड़ा सा इशू है, बस आज का दिन जरा देखिएगा, क्योंकि हमारे सूफी साहब गए हुए हैं जरा छुट्टियों में। 1-2 दिन दिक्कत होगी इसमें शायद, कभी ले बेटा। कोर्स कवरेज हमारी कैसे करेंगे मेरा बच्चे, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मेन चीज़ होती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में मेरे बच्चे दुनिया जहान की किताबें इकट्ठी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। और जो भी होगी मेरा ख्याल है जो लास्ट टाइम वाली हो वो भी चल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट प्लस साथ होंगे इसके पास पेपर्स। मेरे बच्चे कभी भी आई कैप का कोई भी पेपर देखो, अगर तो किसी ने पीआरसी पहले किया, पीआरसी में तो पास पेपर होते हैं। हाँ कोई टीचर्स की बड़ी मेहनत से कहीं तैयार की हुई असाइनमेंट्स होती हैं, वो जरा पास पेपर बेस्ड होती है।
देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे तो आपके पास प्रॉपर पास पेपर अवेलेबल है। तो कभी भी कोई पेपर आप पास पेपर के बगैर मेरे बच्चे अटेम्प्ट करने नहीं जाएंगे, आपने लाजमी पास पेपर करना है, कोई भी पेपर। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आई कैप की स्टडी टेस्ट साथ हमारे पास पेपर्स होंगे। ये मोर देन सफिशिएंट होगा, इसके अलावा कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी जो कभी बेसी रह जाएगी हमारे यहाँ पे टेस्ट होंगे हैं, कोई तकरीबन हमने कोई 30 टेस्ट कंडक्ट करने हैं। इंशाल्लाह उससे आपकी वो लाजमी तौर पर जितनी कोई कमी बेसी होगी वो कवर हो जाएगी। है सर, 30 तो आपने कंडक्ट करना है ना, लेकिन हमने देने कितने हैं सर, वो तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होता है कि एक हमारा तरीकाकार होता है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि एक तो हमारी क्लास में बच्चे लाइव चल रही होती है, वो बच्चे जो घर बैठ के वो तरतीब से चलना चाह रहे होते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे कोई वो उस तरह की वीडियो शीडियो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके 1-2 दिन के बाद अपलोड करें। हम चाह रहे होते हैं कि जो लाइव चले क्लास, जो बच्चे लाइव पढ़ना चाह रहे होते हैं वो अपना शेड्यूल क्लास के साथ बनाना चाहें तो साथ में देखो, क्वालिटी क्वालिटी भी ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो सारा कुछ ही उसमें बड़ा बड़ा व्हाइट बोर्ड वो सारा कुछ ही नजर आ रहा हो। मेरा ख्याल है आपके सामने अगर स्क्रीन चल रही है लाइव, पहले ही घर बैठे हो स्क्रीन चल रही है और क्लास के साथ बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हो और लेक्चर आपके पेंडिंग नहीं हो रहे, और टीचर चाहे उसमें चाहे एक छोटे उसमें तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा हो, लेकिन आपके सामने पूरा उसका व्हाइट बोर्ड सारा नजर आ रहा है, इट्स ओके। साथ आवाज प्रॉपर है तो खैर, अभी तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये इंटरनेट का इशू है। उसके बाद हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दिया करते हैं, और आप में से भी अगर खुदा ना खासा कभी कोई छुट्टी हो तो लेक्चर ना छोड़िएगा, उसमें उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह का लिंक उसको सेंड कर दिया जाता है। तो टीए से रब्ता करके उसका लिंक, ये नहीं कि माशाल्लाह ठीक हो गया सर, तो कल से इंशाल्लाह लिंक के लिए किससे रब्ता करना सर। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना। और दूसरा नंबर, मेरे बच्चे पहले हम ये जो हमारे व्हाट्सएप वो ग्रुप हुआ करते हैं, वो ग्रुप्स मेरे बच्चे वो सिर्फ कॉलेज पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो उसमें बच्चे भी, जारी बात है ऑफ ऑफ सेशन होता है, इसमें इतने बच्चे नहीं होते, ज्यादा बच्चे उसमें खप भी ज्यादा डालते हैं, कम बच्चे हो तो उसमें रौला ही को नहीं होता। तो ये ग्रुप इस सेशन में ओपन होंगे, यानी कि जो भी क्यूरी हो आप ग्रुप के अंदर पूछें, अगर कोई बच्चा ग्रुप में नहीं पूछना चाह रहा, वैसे पूछना चाह रहा है तो वैसे पूछ ले, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसी दिन रात को 12 बजे से पहले पहले जितनी भी क्यूरीज हों उनके आंसर वॉइस मैसेज के जरिए आपको मिल जाए। लिखकर आंसर नहीं करते, फायदा भी नहीं होता, किताब में लिखा तो किताब में भी। तो ये मेरा एक छोटी छोटी बातें। ले बेटा, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, ऑफर एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। चैप्टर नंबर 1, शुरू तो चैप्टर नंबर 1 से भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे बच्चे वो रट्टा है प्योरली, और वहां से भी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं आती। तो वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, अपना जो मेन बड़ा एरिया है। तो इसका नाम क्या है मेरे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेरे बच्चे ये पढ़ने जा रहे हैं। ये तरह थोड़ी सी बातें वैसी लाइनें पढ़ लें ताकि इसमें समझने वाली बात है। जब आप शुरू करोगे, ये हर जो भी कानून होता है उस कानून के शुरू के अंदर इस तरह की बात हमने लिखी होती है। जो भी कानून होगा उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, यानी कि इसका नाम क्या है और ये किस हद तक कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है और ये कब से एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा, ये तीन का बातें हर लॉ, हर कोई भी कानून आप पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कहता है कि द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिटवीन पर्सन। देखो इसका मतलब, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा हमेशा बिटवीन पर्सन, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी होगा। वो जब पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसके दरमियान होता है? बिटवीन पर्सन। ये एक बंदा अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? कोई और इंसान चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किन के दरमियान होगा? बिटवीन पर्सन। कहता है कि इज द कॉन्ट्रैक्ट 1872 इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो कानून है पूरे पाकिस्तान में। अब जब पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, मुझे बताओ, क्या इसमें 4 सूबे आते हैं? क्या इसमें इस्लामाबाद आता है? क्या इसमें आजाद कश्मीर आता है? क्या इसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है? भाई पाकिस्तान की जब बात की वो तो सारे इसी में आएंगे। हैं, उसे ये थोड़ी कहा कि ये सिर्फ 4 सूबों में अप्लाई होगा या सिंध में अप्लाई होगा। उसने कह दिया जब पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा। तो मेरे बच्चे पूरे पाकिस्तान में, पिछले दिनों के अंदर एक बच्चा था, उसने मुझे सवाल भेजा कि सर ये बताएं, ये जो कानून है क्या ये कश्मीर में भी एप्लीकेबल है? मैंने कहा कि बेटा उसने लिख रखा है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो कहता है कश्मीर का जिक्र तो नहीं ना बीच में क्या? मैंने कहा कि मेरे बच्चे, वो खैर वो एक पूरी बहस बन गई उसमें, मामला तो वो बच्चा जज्बाती तौर पे बड़ी दूर तक ले गया, पता नहीं अजीबोगरीब माहौल था उस बच्चे का, क्या ही कमाल बच्चा था। तो खैर, कहने का मतलब कि मेरे बच्चे, जब उसने बकवास कर दी कि होल पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा, तो हमें मान लेना चाहिए कि होल पाकिस्तान का मतलब पूरा पाकिस्तान, एंड इट इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। पूरे पाकिस्तान में ये सितंबर की पहली तारीख, और सितंबर भी किस साल का? 1872 का। उस वक्त से ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल। अब अगली बात, परेशान हो गए सर पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो 1872 से कैसे एप्लीकेबल है? भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिख रखा है आपने वैसे ही पढ़ना है। उस वक्त का बरसगीर पाको हिंद भी समझ लो, उस वक्त पाकिस्तान तो था ही है, तो जो भी है। तो उस वक्त आया था ना, बरसगीर में उस वक्त आया। वो वही कानून हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से है? 1872 से। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद करने वाली है, वो ये फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कब एप्लीकेबल हुआ था? किसी एमसीक्यूज के अंदर या कहीं अगर पूछ ले तो ये कब से एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर?
फर्स्ट डे, अब देखो वो कहेगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1872 पाकिस्तान में कब से एप्लीकेबल है, कि देखो ये शुरू से लाइन किसी ने पढ़नी कौन, तो उसने कहना यहाँ पे क्या लिख रखा है, बकवास ही, गोली मारो आगे चलो, जहां से डेफिनेशन शुरू हो रही है बाकी चीजों। और जो उसने क्या कर देना, आपको एक एमसीक्यू बना के दे रहे हैं, कहेगा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट 1872 पाकिस्तान में कब से एप्लीकेबल। अब वो कहेगा ले पाकिस्तान बने 1947 में, वहां पे ज्यादा जो ऑप्शन आएंगे 1947 के उसके बाद वाले, उसको सही लगे, उसको ये पहले कहेगा उसको अगर पाकिस्तान ही नहीं था तो इसका मतलब वो तो हो नहीं सकता। तो खुदा के लिए मेरे बच्चे बात का रट्टे वाली चीजों को भी आपको रटना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट 1872 कब से एप्लीकेबल है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा अब यहां से आगे जितनी भी चीजें हैं वो सारी अब हमने समझनी है। तो बेटा अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा एक कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट, ये लफ्ज तो आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा फलाने बंदे से एग्रीमेंट हो गया है, क्या इस तरह के अल्फाज, या मेरा फलाने बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, या इस तरह के अल्फाज। हम क्या करते हैं आम जिंदगी के अंदर, मेरे बच्चे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अल्फाज बोलते हैं कि मेरा कोई मिस्टर ए कहता है कि मेरा मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो गया है। तो ये सर क्या एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अल्फाज क्या है। अब मेरे बच्चे इसके ऊपर भी एक बहस है। अगरचे देखो आम जिंदगी के अंदर आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करना। आपने ये नहीं कहा कि मेरा फलाने बंदे से कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही बोलूंगा तो तभी सही होगा, या फलाने बंदे के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है मैं एग्रीमेंट ही बोलूंगा तभी सही होगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आम जिंदगी में ये दोनों अल्फाज इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट बोल दो, एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, इट्स ओके, कोई बंदा गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहे हैं दोनों। एग्रीमेंट मेरा एग्रीमेंट हो गया ये भी सही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये भी सही है। लेकिन मेरे बच्चे इन दोनों में फर्क भी है। याद है बचपन में आप जब आपने आईडीबी पढ़ा था, आईडीबी के अंदर आपने स्टेक होल्डर पढ़े थे, और स्टेक होल्डर के अंदर एक टर्म थी शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। और वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी कि हर जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर बनने के लिए आपको शेयर्स भी चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर बनने के लिए आपको शेयर्स की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमने पढ़ा था कि चलो मैं यहाँ पे अल्फाज बोलता हूँ कि यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूँ, और यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूँ स्टेक होल्डर, अज्यूम कर लो। क्या हमने पढ़ा था कि हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, ये अल्फाज बोले। वैसे शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। बचपन में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर। हमने कहा कि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता था, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। अब यहाँ पे मेरे बच्चे उसी तरह हमने एक टर्म सीखनी है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर एग्रीमेंट, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता है। अजीब सी बात होगी ना। हम यहाँ पे सीखेंगे क्या, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वैसे आपस में बोल दो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने सीखना क्या है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है। गोली मारो इस बात को, अभी जब हम सीखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लो बेटा अज्यूम कर लो, अब इन दोनों टर्म्स को मेरे बच्चे हमने सीखना है एक दो दिन के अंदर। अज्यूम कर लेते हैं मेरे बच्चे मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, और ये गाड़ी ये सेल करना चाहता है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसा कर लो ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीद लो, 20 लाख रुपए की गाड़ी मुझसे खरीद लो। मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहे, मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है। इस तरह कहना कि भैया ये मेरे पास गाड़ी है, या मैं आपको ये कहता हूँ बेटा ये मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल मुझसे 2,000 का खरीद लो। मुझे बताओ क्या मैं ये आपको ऑफर कर रहा हूँ, कि मैंने 2,000 इसलिए रखा ताकि आपका मन करेगा सर ये ऑफर तो बड़ी जबरदस्त है, हम खरीद लेते हैं। अगर 2 लाख बोल देता आपने कहना सर अपना मोबाइल अपने पास ही रखो, कभी कम से कम यहाँ पे दिल तो कर रहा है ना सर काश इस तरह हो जाए 2,000 का भेज दो। तो खैर मैंने आपको ऑफर की कि बेटा ये मुझसे मोबाइल 2,000 का खरीद लो, या ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीद लो। क्या मैं कह दूं मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है मेरा बच्चा, ऑफर, इसको ऑफर करना कहते हैं जब कोई बंदा कोई चीज अपनी किसी को बेचने की बात कर रहा हो। या चलो मान लो कि मिस्टर ए के पास गाड़ी है, मिस्टर बी उसके पास आया, उसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए अपनी ये गाड़ी मुझे 20 लाख की बेच दो। क्या मैं कह दूं यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर ए को ऑफर कर रहा है। हाँ हाँ, दोनों ऑफर कर सकते हैं एक दूसरे को। देखो मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर सकता था भैया मुझसे गाड़ी खरीद लो,
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर तो नहीं की, लेकिन मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर कर दिया। ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकती है ना ऑफर, किसी साइड से। चलो फिलहाल तो हमने ऊपर रख लिया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मुझसे ये गाड़ी 20,000 की खरीद लो। अब जब ऑफर होगी, मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इस ऑफर को, सॉरी मिस्टर, हाँ मिस्टर बी ने, ऑफर किसको की गई है, मिस्टर बी को। गौर कर लो, गाड़ी किसकी है, मिस्टर ए की, वो बेचना चाहता है, ये सेलर है, और मिस्टर बी उसका बायर बनने जा रहा है फिलहाल। तो मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक है मिस्टर ए, मैं आपकी ये गाड़ी 20 लाख में खरीद लेता हूं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कहा भैया, आपने कहा कि सर देखो हम नाश्ता करके नहीं आते, क्या कल आप हमें नाश्ता करवा दोगे। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो खुद नाश्ता करके नहीं आता, मैं आपको क्यों करवाऊं। क्या मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपने ऑफर की थी कि सर वो नाश्ता ही करवा दें। मैंने कहा कि नहीं। लेकिन मान लो कि मैंने आपको कहा कि बेटा, आपने कहा कि सर कल आप नाश्ता हमें करवा देंगे। मैंने कहा कि ठीक हो गया बेटा, कल मैं आपको यहाँ पे क्लास में नाश्ता करवाऊँ। अब मेरे बच्चे देखो, आपने ऑफर की और मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप फौरन से बोलेंगे सर अब वादा हो गया। देखो पहले जब मैंने बोला था कि नहीं बेटा, मैंने आपको नाश्ता नहीं करवाना, क्या उस वक्त कह सकते थे, आप कहते घर वालों को, घर वाले आपको नाश्ता, आप कहते ना ना, आज तो सर ने वादा किया हुआ हमें हमारे साथ कि वो सर नाश्ता करवाएंगे। क्या अभी जब मैंने आपको कह दिया मैंने नाश्ता नहीं करवाना, क्या मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, क्या मेरी तरफ से कोई वादा हो गया था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया 20 लाख की गाड़ी खरीद लो, मिस्टर बी ने कहा कि भैया मुझे जरूरत ही कौन, मेरी सेहत वैसे ही खराब रहती है, मैं तो पहले ही साइकिल चलाता हूँ, हैं? मैं पैदल भी चलता हूँ, मैं गाड़ी क्यों खरीदूँ भैया। तो मिस्टर बी ने क्या कर दिया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो मैं यहाँ पे, मेरे बच्चे कोई वादा हुआ आपस में गाड़ी खरीदने का, नहीं। देखिए मेरे बच्चे, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, हम इसको लफ्ज बोला करते हैं प्रॉमिस। क्या होगी यहाँ पे, प्रॉमिस। प्रॉमिस का बना करेगी जब एक पार्टी किसी को ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। मैंने आपको कहा कि बेटा ये मोबाइल मुझसे खरीद लो 10,000 का, आपने कहा कि नहीं सर हमें जरूरत को नहीं, हमारे पास है। क्या प्रॉमिस होगी आपके मोबाइल खरीदने की, नहीं। लेकिन मैंने कहा कि बेटा मोबाइल 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया सर, हम आपसे ये 10,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं। मैंने आपको ऑफर की और आपने मेरी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है, प्रॉमिस। लेकिन मेरे बच्चे, हमने पहुंचना है कॉन्ट्रैक्ट तक, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अब मेरे बच्चे, ये प्रॉमिस तो बन गई, अब हम इस प्रॉमिस को यहां पे रखें। जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, क्या बन जाती है, प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को हमने बनाना एग्रीमेंट। पहले बनेगा एग्रीमेंट, वो हम देखेंगे, ये हर रोज हम एक एक डेढ़ वीक इस चीज का विजिट करते रहेंगे, पक्का आपके दिमाग में आ जाएगा मेरे बच्चे। फिर आप मुझे आगे बताया करेंगे ये बनता कैसे है, सारे का सारा। लो बेटा, प्रॉमिस जब बन गई, अब कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि कोई प्रॉमिस कब, देखो वादे तो आम लोग करते हैं आपस में, देखिए आपने घर वालों को क्या रखा था कि भैया आज मैंने किसी शादी ब्याह पे जाना है, वापसी तक ये फलाने फलाने मेरा काम करके रख दीजिएगा, कपड़े इस्त्री कर दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा। उन घर वालों ने कहा कि ठीक हो गया। क्या आप लोगों ने ऑफर की, घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली, क्या प्रॉमिस होगी। अब जाके आप पूछोगे उन्होंने नहीं किया, आपने कहना कि आपने कहा था कर लेंगे, इसका मतलब आपकी तरफ से वादा था ये काम करने का, लेकिन आपने नहीं किया। तो प्रॉमिसेस तो मेरे बच्चे होती है, लेकिन क्या हर प्रॉमिस कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन जाती है, कानून बीच में आ जाए, कहता ना ना रुको, रुको जरा। आज घर वालों को आपने कहा था कि भाई आपने कुछ पसंद किया, आपने घर वालों को क्या कहे थे, जब मैं वापस आऊं तो आप बिरयानी पका के रखिए। घर वालों ने कह दिया ठीक हो गया। आपने ऑफर की, घर वालों ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, भाई पहले पहले दिन हमारा बच्चा क्लासे पढ़ने जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे उसके लिए, आज बिरयानी पका देंगे। आपने ऑफर की, घर वालों ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या ऑफर हो और दूसरी पार्टी ऑफर एक्सेप्ट कर ले, क्या बन जाती है, प्रॉमिस। लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं इसको एग्रीमेंट। अब जब वो घर गए तो घर देखा तो भैया वहां पे बिरयानी शिरयानी पकी कुछ नहीं है, बल्कि घर वाले भी माशाल्लाह खुद बाहर खाने गए हुए, आपके लिए कुछ भी नहीं पका के रखा। उन्होंने कहा कि साथ में जाओ वहां से कोई नान टिक्की ले आओ और खा लो। तो भैया, अब आपका मन कर रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, इनके खिलाफ ना कोई कानूनी कार्रवाई करता हूँ, कुछ इस तरह का मामला, ये तो गलत किया इन्होंने, वादा खिलाफी की। अब यहाँ पे मेरे बच्चे इस चीज को हमने सीखी। हुआ क्या, लॉ कहता है कि प्रॉमिस ही एग्रीमेंट बनती है। जब वादे होते हैं वही क्या बनते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं। लेकिन वादों को एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको बीच में एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। क्या उसके लिए लफ्ज बोलते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होती है, इन रिटर्न जब दो पार्टी वादा करती है ना, उस वादे में दोनों पार्टीज का फायदा होना चाहिए। अगर एक देखो, जब आपने घर वालों को कहा कि मेरे लिए बिरयानी पका के रखिएगा, भाई आपका तो फायदा, आपको बिरयानी मिली, घर वालों का क्या फायदा। आप कहेंगे सर वो भी साथ खा ले, मैं कौन सा अकेला खा लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। घर वालों को तो मेरे बच्चे कोई ना कोई फायदा होना चाहिए उसके अंदर।
तो होता क्या, कानून कहता है कि ये कंसिडरेशन क्या होती है, जब दो पार्टीज आपस में वादा करें और उस वादे में दोनों पार्टीज को जो इन रिटर्न मिल रहा हो तो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा इस एग्जाम्पल की तरफ आइएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीद लो, और मिस्टर बी ने क्या कर लिया था, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, तो क्या बन गया था, प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, इस वादे में मिस्टर ए को कुछ मिलेगा, 20 लाख रुपए है, सोचने वाली बात है। जब वो गाड़ी बेच देगा उसको, इसको क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए। क्या मैं ये कह दूं कि 20 लाख रुपया मिस्टर ए के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, इसको इन रिटर्न कुछ मिला है। मुझे बताओ मिस्टर बी को कुछ मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इसको गाड़ी मिलेगी। यानी कि मिस्टर ए को मिलेगा 20 लाख और मिस्टर बी को क्या मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। तो दोनों को इन रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल। जब दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो, प्रॉमिस भी हो, वादा भी हो, और दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, इसको कहते हैं ये क्या बन गया, ये एग्रीमेंट बन। लेकिन हमने एग्रीमेंट तक थोड़ी रुकना है, हमने तो इस एग्रीमेंट को क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट। हम तो चाहते हैं ये एग्रीमेंट क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अब कानून कहता है देखो हमेशा एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बना करते हैं। क्या एग्रीमेंट ही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लेकिन कानून कहता है कि एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर उसमें एक चीज ऐड करेंगे। देखो आज मैंने जरा थोड़ा सा इसको जल्दी में कर दिया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, परेशान ना होइएगा अगर कोई समझ नहीं आएगी। हमने इतना इसको पढ़ना है तरीके से, एग्जाम्पल्स के साथ, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी आप। और मैं हमेशा बच्चों को शुरू की क्लास में एक चीज बताया करता हूँ, मेरे बच्चे जितना भी मुझे लो आता है ना, इंशाल्लाह उतना। लेकिन अब आपको फिक्र लगेगी, सर हो सकता है आपको भी ना आता। अब हम भी गए ना सर, फिर तो। नहीं मेरे बच्चे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मसला नहीं कोई भी कहीं पर। ले बेटा, एग्रीमेंट ने क्या बनना है, कॉन्ट्रैक्ट बनना है। अब कानून कहता है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको इसमें भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो जब हमने ऑफर को प्रॉमिस बनाया था, क्या ऑफर के अंदर कुछ ऐड किया था, एक्सेप्टेंस ऐड की। हमने कहा था ऑफर में जब तक एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऐड नहीं करोगे कभी प्रॉमिस नहीं बनेगी। अगली पार्टी वैसे ही इनकार कर दे, कभी प्रॉमिस नहीं होती। फिर हमने कहा कि हमने प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कि प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि वो एग्रीमेंट बन जाए। हमने कहा कंसिडरेशन। और फिर हमने देखा कि कंसिडरेशन क्या है, इन रिटर्न दोनों पार्टीज को जो कुछ मिल रहा हो वो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। हमने कहा कि जब एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है। अब हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इनफोर्सेबिलिटी। अब इनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, कानूनी कार्रवाई। इनफोर्सेबिलिटी का लफ्ज क्या होता है, कानूनी कार्रवाई। अब कानूनी कार्रवाई क्या होती है, जब एक एग्रीमेंट हो गया हो दो पार्टीज के दरमियान, और अगर कोई बंदा देखो एग्रीमेंट भी तो वादा ही है ना, प्रॉमिस भी वादा था, एग्रीमेंट तरफ प्रॉमिस की थोड़ी सी एक और नेक्स्ट स्टेप का प्रॉमिस कह लो, है तो वो प्रॉमिस ही। जो एग्रीमेंट बना है वो क्या है, हकीकत में प्रॉमिस है। लेकिन उस प्रॉमिस में दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ऐसे ना मेरे बच्चे। प्रॉमिस ही क्या बना है, एग्रीमेंट। लेकिन उस एग्रीमेंट में जब प्रॉमिस एग्रीमेंट बना तो उसमें क्या ऐड हुआ था, दोनों के लिए कुछ ना कुछ। एक को कुछ मिल रहा हो और दूसरे को कुछ ना मिल रहा हो, वो जस्ट प्रॉमिस होती है, वो एग्रीमेंट नहीं हो। अगर आप कहते हो सर आज वापसी पे आपने किस रास्ते से जा रहा है, मैंने कहा कि मैं ये क्रीम मार्केट की तरफ से मुल्तान चुंगी की तरफ जाना है। आपने कहा कि सर मैंने भी उधर ही जाना है तो मुझे भी साथ ले जाइए। मैंने कहा आपने ऑफर की मुझे, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लो भैया, उसके बाद मैं अकेले चला गया आपको छोड़ गया। क्या अब आप कहेंगे सर हमारा तो आपस में एग्रीमेंट हुआ था। क्यों, क्योंकि भैया मैं तो आपको वहां तक राइड दे रहा हूं, लेकिन बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो। क्या इसमें दोनों के लिए कुछ था, नहीं। तो इसका मतलब जब दोनों के लिए कुछ ना हो तो एक के लिए भी कुछ हो, दूसरे के लिए कुछ ना हो। आपको तो राइट मिल रही थी, मुझे तो बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वो जस्ट प्रॉमिस होती। अगर प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना हो, उसमें हमेशा क्या ऐड किया करोगे, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होती है, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ। चाहे आप पैसे, आप कहते हैं सर देखें मेरे पास 2 कोकोमो है, सर एक कोकोमो आपकी है, आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दें। मैंने कहा कि ठीक हो गया भाई, कोकोमो तो अच्छी, ये कौन सा लम आपके चर्च है? एक अच्छी चीज है ना, ये भी खाने पीने वाली चीज है। ये पढ़ना है इस तरह के, देखो ये अल्फाज अब आएंगे यहाँ, ये चर्च चुर्च वाले इस तरह के, क्योंकि ये लॉ पढ़ रहे हैं, ये चीजें आनी है। तो याद रखोगे मेरे अच्छे। अब हमने क्या करना है, उस एग्रीमेंट को क्या बनाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। देखो प्रॉमिस क्या बना, एग्रीमेंट। लेकिन कब, जब बीच में कंसिडरेशन ऐड था। अब हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो जस्ट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। और मेरे बच्चे उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट में इरादा हो, किसी ने वादा पूरा ना किया, उस अगली पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो वहां पे समझो वो एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। आज के बाद याद रखिएगा, कल हम पढ़ेंगे इसको दोबारा। जहां पे दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर ले लेकिन कानूनी कार्रवाई ना हो सकती हो, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जहां पे दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लें और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती हो, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। यानी कि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर कानूनी कार्रवाई बीच में हो।
जैसे आप घर वालों को आपने कहा था ना बिरयानी पका के रखिएगा, आप वापस गए, घर वालों ने कुछ भी नहीं पकाया है, बल्कि पकाया भी और खा भी लिया, आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है, तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो? ये पढ़ेंगे कल, ये क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या वजूहात हो सकती है? तो बस आज मेरे बच्चे इतनी सी बात याद रखिएगा कि प्रॉमिस कब होती है, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो मुझे बताया कि हमने प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना, तो प्रॉमिस में क्या ऐड करें? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होती है बोला? इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को फायदा मिलता है प्रॉमिस में, वादे वादे होते ही देखो, मैंने अगर आपसे वादा किया, ये थोड़ी है कि सिर्फ आपका ही फायदा हो उस वादे में, दोनों का फायदा होना चाहिए। जब वादे में कंसिडरेशन भी हो तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। और हम क्या बनाना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट में क्या ऐड करें? कानूनी कार्रवाई है, इन्फोर्सेबिलिटी। तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे बच्चे कल हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, इसको सीखेंगे कि ये सारा कुछ क्या है, और किताब की तरफ चले जाएंगे। कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे, कल आप सब लोगों के पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, बिलाल के पास से कॉपी करवा लीजिएगा, चाहे कहीं और से लेना चाहिए, लाजमी नहीं बिलाल, किसी और दोस्त से मिल जाए कोई पुरानी किताब, वो भी चल जाएगी। जो होगा यहाँ से साथ मिलाते जाइएगा, कहीं तो कोई एक लफ्ज आते की कमी हो, अदरवाइज है नहीं इसमें। पुरानी किताबें चल रही है मेरे बच्चे, 2-3 पुरानी अटेम्प्ट्स वाली भी चल रही है। ठीक हो गया इंशाल्लाह, कल मुलाकात होगी।